राज्य के नीति निर्देशक तत्व। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको अपन DPSP कह सकते हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP के नाम से अपन इसको जान सकते हैं। लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर इससे प्रश्न पूछा ही जाता है। मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व वाला ऐसा टॉपिक है जहाँ से करीबन हर बार एक न एक सवाल तो पूछा ही जाता है। वर्तमान में जो भर्तियाँ चल रही है, रीट की चल रही है, 4th ग्रेड की चल रही है, वीडियो के फॉर्म चल रहे हैं, पटवार के चल रहे हैं, तो इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये समान रूप से उपयोगी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अपन इस अध्याय के अंदर जो तथ्यात्मक जानकारी है, ज़्यादातर छोटे एग्जाम में फैक्चुअली पूछे जाते हैं, तथ्यात्मक जानकारी ही पूछी जाती है, जितना ज़्यादा व्याख्यात्मक चीज़ें हैं वो नहीं पूछी जाती है। तो हम तथ्यात्मक जानकारी की चर्चा इस वीडियो के अंदर करने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। नीति निर्देशक तत्व है, ये भारतीय संविधान के अंदर कौन से भाग में शामिल है। अगर हम भाग की बात करें तो ये भारतीय संविधान के भाग 4 के अंदर नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। कौन से भाग में? भाग 4 के अंदर उल्लेख। अपन ने इससे पूर्व संविधान के 22 भागों की चर्चा कर ली। प्रथम भाग के अंदर संघ और राज्य, द्वितीय भाग के अंदर नागरिकता है, तृतीय भाग के अंदर मूल अधिकार है और चौथे भाग के अंदर क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। तो ये भाग 4 के अंदर है। अगर हम अनुच्छेद की चर्चा करें, ये भारतीय संविधान में कहाँ से कहाँ तक शामिल है? भाग 4 के जो अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद शुरू होते हैं 36 से। अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक जो चर्चा हुई है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा हुई है। 1 से 4 तक संघ और राज्य था, 5 से 11 तक नागरिकता थी और 12 से लगा करके 35 तक मूल अधिकार थे और 36 से लगा करके 51 तक जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ये किस देश से लिए गए? अगर हम किसी भी देश की बात करें तो ये किस देश से ग्रहण किए हैं? भारतीय संविधान ने बहुत सारी चीज़ें अन्य देशों से ग्रहण की है, जिसको हम संविधान के स्रोत की चर्चा कर चुके हैं पहले वीडियो के अंदर, जिसमें आपने ये चर्चा कर ली थी। तो ये जो ग्रहण किए गए हैं ये आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। ये किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। शब्दस्थ ग्रहण नहीं किए गए, जिसमें कुछ परिवर्तन किया गया और परिवर्तनों के अनुरूप इनको ग्रहण किया गया। प्रेरणा जो ग्रहण की गई है ना नीति निर्देशक तत्वों की, ये प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की गई है। अगर नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो नीति निर्देशक तत्वों की मांग किसने की थी? यानी ये किसने कहा था कि नीति निर्देशक तत्व है जिनको भारतीय संविधान में शामिल करना जरूरी है? तो नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल करने की मांग किसने की थी? या अगर अपन ये कहते हैं कि इनको संविधान में शामिल करने की सिफारिश किसने की थी? तो नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में शामिल करने की जो सिफारिश है वो बेनेगल नरसिम्हा राव ने की थी। बेनेगल नरसिम्हा राव ने की थी, जिनको हम सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? BN राव के नाम से जानते हैं। तो बेनेगल नरसिम्हा राव ने नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल करने की सिफारिश की थी। इनको अगर बात करें लिख करके तैयार करने की, इनको तैयार किसने किया? लिख करके। तो इनको लिख करके तैयार करने का जो कार्य किया गया था वो किया गया था तेज बहादुर स्प्रू द्वारा। तेज बहादुर सप्रू बोलते हैं, कई इसको स्प्रू बोलते हैं। तेज बहादुर सप्रू द्वारा ये लिख करके तैयार किए गए थे। सिफारिश किसने की थी? बेनेगल नरसिम्हा राव ने की थी। कई बार BN राव लिखा होता है तो हम भीम राव अम्बेडकर समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसको गहराई से समझ ले। ये बेनेगल नरसिम्हा राव है जो ICS अधिकारी थे। तेज बहादुर स्प्रू के द्वारा ये लिख करके तैयार किए गए। इनको भारतीय संविधान में शामिल क्यों किया गया? शामिल करने का उद्देश्य की बात करें
कि किन उद्देश्यों को लेकर के इनको भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य है यह है लोक कल्याण, यानी एक ऐसा राज्य स्थापित हो, लोक कल्याणकारी राज्य, एक ऐसा राज्य स्थापित हो जो लोगों के कल्याण के लिए कार्य करे। तो ये लोक कल्याणकारी राज्य और समाजवादी समाजवादी समाज की स्थापना के उद्देश्य से इनको भारतीय संविधान के अंदर शामिल किया गया। लोक कल्याणकारी राज्य उस राज्य को कहा जाता है जो लोगों के कल्याण के लिए कार्य करता है। और समाजवादी समाज की बात करें तो समाजवादी समाज उस समाज को कहा जाता है जो समाज के कल्याण के लिए कार्य करे। वो ये कोशिश करे कि समाज के अंदर असमानता कम से कम हो, भेदभाव कम से कम हो, समतामूलक लोग जीवन जिए। इस प्रकार के समाज को हम समाजवाद की संज्ञा देते हैं। तो ये लोक कल्याणकारी कार्य और समाजवादी समाज की स्थापना के लिए भारतीय संविधान में शामिल किए गए। इनके अंदर गांधीवादी दर्शन की झलक मिलती है। एक बार एग्जाम के अंदर ये पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग के अंदर गांधीवादी दर्शन की झलक मिलती है। गांधीवादी दर्शन बोल दो या गांधीवादी सिद्धांतों की झलक बोल दो। गांधीवादी सिद्धांतों की जो झलक है ये भारतीय संविधान के कौन से भाग में देखने को मिलती है। भारतीय संविधान के भाग 4 के गांधीवादी सिद्धांतों की झलक देखने को मिलती है। यानी गांधी जी किसकी बात किया करते थे, समाज के कल्याण की बात किया करते थे। तो ये गांधीवादी सिद्धांतों की झलक है वो भारतीय संविधान के भाग 4 में मिलती है। ये अपन ने इससे पहले मूल अधिकारों की चर्चा की तो हमने ये कहा कि मूल अधिकारों का उद्देश्य राजनीतिक न्याय की स्थापना करना है। ये राजनीतिक न्याय के उद्देश्य से मूल अधिकार शामिल किए गए थे। अगर हम नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो नीति निर्देशक तत्व है वो सामाजिक और आर्थिक न्याय के लिए स्थापित हुआ है। तो ये नीति निर्देशक तत्वों को किसकी स्थापना के लिए शामिल किया गया है, सामाजिक व आर्थिक न्याय, सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना। अपन ने यहाँ पर कहा कि ये समाजवादी समाज की बात करते हैं, इसका मतलब वो सामाजिक न्याय की बात करेंगे कि समाज के अंदर असमानता कम से कम हो। आर्थिक न्याय की यही तो घोषणा करेगा, स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा, आय सब जगह जो संसाधन है वो एक जगह केंद्रित नहीं हो, सभी लोगों को अपनी आजीविका प्राप्त करने का अधिकार हो। तो ये सारी चीज़ें आर्थिक न्याय की बात कौन करेगा, नीति निर्देशक तत्व ही करेंगे। तो ये समाज सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करते हैं, सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करते हैं। कौन करता है, नीति निर्देशक तत्व है वो सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करते हैं। अगर हम बात करें इनकी प्रकृति की कि इनकी जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है, नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति की बात करें तो इनकी जो प्रकृति है वो सलाहकारी है। इनकी प्रकृति किस प्रकार की है, सलाहकारी है, सलाहकारी है, बाध्यकारी नहीं है। जैसे हमने मूल अधिकारों के अंदर चर्चा की तो हमने कहा कि अगर मूल अधिकारों के किसी भी भाग का उल्लंघन होता है तो हम अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत हम सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकते हैं। लेकिन अगर नीति निर्देशक तत्वों के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन होता है तो हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते, इनको बाध्यकारिता प्राप्त नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कैसे हैं, सलाहकारी है, राज्य के पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। आप अगर इस तरीके से कह दो कि ये सलाहकारी है अर्थात इनके पास वैधानिक शक्ति नहीं है, अर्थात इनके पास वैधानिक बोल दो या कानूनी बोल दो, इनके पास वैधानिक शक्ति नहीं है, यानी अगर इनका उल्लंघन होता है तो अपन न्यायालय की शरण है वो नहीं ले सकते। ये सकारात्मक है, नीति निर्देशक तत्व है वो सकारात्मक है। मूल अधिकारों के अंदर हमने बात की थी कि मैं आपको अगली क्लास के अंदर नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार दोनों की तुलना करवा दूंगा ताकि दोनों आसानी से याद रह जाए। तुलनात्मक हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो आसानी के साथ हमको वो याद रह जाती है। ये सकारात्मक है। मूल अधिकारों को हमने क्या कहा था,
ये नकारात्मक है। मूल अधिकारों को नकारात्मक कहने का हमारा उद्देश्य ये था कि मूल अधिकार राज्य को कार्य करने से रोकते हैं, और जब वो मूल अधिकार राज्य को कार्य करने से रोकते हैं तो इसलिए हमने कहा था कि मूल अधिकारों की प्रकृति वो नकारात्मक है। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों की जो प्रकृति है वो कैसी, सकारात्मक है। सकारात्मक इसका मतलब ये राज्य के पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, राज्य के पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। ये राज्य को रास्ता दिखाते हैं कि राज्य को किस प्रकार कार्य करना चाहिए। ये किसके लिए है, यहाँ मूल अधिकारों में हमने कहा था कि ये मूल अधिकार व्यक्ति के लिए, मूल अधिकार किसके लिए थे, व्यक्ति के लिए थे। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए, नीति निर्देशक तत्व किसके लिए, राज्य के लिए, क्योंकि ये रास्ता किसको दिखाते हैं, ये राज्य को रास्ता दिखाते हैं। अगर हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर किसी भी राज्य का आकलन करना चाहे कि वो राज्य कल्याणकारी है या नहीं, तो इसका आधार हमारे पास नीति निर्देशक तत्व होता है। जो राज्य जितने अधिक नीति निर्देशक तत्वों को लागू करता है, हम उस राज्य को उतना ही अधिक कल्याणकारी और लोगों का हित करने वाला राज्य मानते हैं। तो ये किसको रास्ता दिखाते हैं, राज्य को रास्ता दिखाते हैं। ये किसके लिए है, ये राज्य के लिए है, ये व्यक्ति के लिए नहीं है। जो कि मूल अधिकार थे वो किसके लिए, व्यक्ति के लिए थे। अगर हम बात करें इनकी महिमा की तो हम कुछ कथन ले लेते हैं, किसने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या कहा ये बात कर लेते हैं। अगर हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य है, नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य है, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करना, एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करना जिससे जनता का कल्याण को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली, जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना। ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा गया है और कई बार पूछा जाता है ये। तो नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार क्या है, जनता का कल्याण, और जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली किस व्यवस्था का निर्माण करना है, सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना इनका उद्देश्य है। इसी तरीके से हम अगर बात करें ग्रेनविल ऑस्टिन की, ग्रेनविल ऑस्टिन की, ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व है वो राज्य की आत्मा है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व है वो राज्य की क्या है, राज्य की आत्मा है। ये भी सवाल कई बार कंपटीशन परीक्षाओं के अंदर सीधा पूछा, परिभाषाएं सीधी पूछी जाती है तो उनका ध्यान रखें। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है कि ये नीति निर्देशक तत्व है वो राज्य की आत्मा है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भी ये कहा कि नीति निर्देशक तत्वों के अंदर सामाजिक क्रांति की झलक मिलती है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि नीति निर्देशक तत्वों के अंदर किसकी झलक मिलती है, सामाजिक क्रांति की झलक मिलती है, यानी ये सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहन देते हैं। इसलिए इनके अंदर किसकी झलक मिलती है, सामाजिक क्रांति की झलक मिलती है। सर आइवर जेनिंग्स ने भी इसके बारे में कहा। सर आइवर जेनिंग्स ने कहा, सर आइवर जेनिंग्स, सर आइवर जेनिंग्स ने कहा कि भारतीय संविधान का ये भाग, जो भाग 4 है, भारतीय संविधान का ये भाग फैबियन समाजवाद की स्थापना करता है। भारतीय संविधान का ये भाग है
वो फैबियन समाजवाद की स्थापना करता है। मतलब ये समाज, फैबियन समाजवाद ब्रिटेन का है, तो फैबियन समाजवाद की स्थापना करता है। फैबियन समाजवाद की स्थापना करता है। सर आइवर जेनिंग्स ने इसके बारे में कहा कि ये फैबियन समाजवाद की स्थापना करता है। ठाकुरदास भार्गव ने भी इसके बारे में कुछ कहा। ठाकुरदास भार्गव, ठाकुरदास भार्गव ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व है वो संविधान के प्राण है। नीति निर्देश तत्व है वो संविधान के प्राण है, या आप कह दो, उन्होंने कहा है कि नीति निर्देशक संविधान के सार तत्व है। ठाकुरदास भार्गव ने कहा कि नीति निर्देशक है वो तत्व है वो संविधान के प्राण है या संविधान के सार तत्व। सार तत्व यानी जो सारांश संविधान का नियत है वो नीति निर्देशक तत्वों के अंदर नियत है। अगर हम इसके आलोचना की बात करें, सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि इसकी महिमा ही हुई है, इस भाग की कुछ आलोचनाएं भी हुई है। अगर हम आलोचना की बात करें तो केटी साहा ने इसकी आलोचना की, आलोचना को अलग से ले लेते हैं। इस भाग की आलोचनाएं भी हुई है, हालांकि मूल अधिकारों की भी आलोचना होती है जिसकी आपने चर्चा नहीं की है। अगर आपका कमेंट होगा और कोई चाहता है तो मैं आलोचनात्मक व्याख्या भी आपको करवा दूंगा। हालांकि अब तक हम जितनी भी चर्चा कर रहे हैं वो सारी फैक्चुअल तथ्यात्मक चर्चा पर ही ध्यान दे रहे हैं, व्याख्यात्मक चीज़ों पर, व्याख्यान पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम नीति निर्देशक तत्वों के आलोचना की बात करें तो इसकी आलोचना केटी साहा ने की है। केटी साहा ने नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना की है और केटी साहा ने कहा है कि ये एक ऐसा परिधान है जो बाहरी अलंकरण से युक्त है। इसका जो बाहरी अलंकरण यानी जो बाहरी दिखावा है वो तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन अंदर इसके कुछ भी नहीं है। उन्होंने ऐसा कहा है कि बाहरी अलंकरण से युक्त, केटी साहा ने कहा है बाहरी अलंकरण से युक्त खूबसूरत परिधान है। बाहरी अलंकरण से युक्त खूबसूरत परिधान है, यानी एक ऐसा परिधान पहनावा है जो बाहर से तो बहुत ही सुंदर दिखता है लेकिन अंदर इसके कुछ भी नहीं है, अंदर से ये पूर्ण रूप से खोखला है। ये किसने कहा है? केटी साहा ने कहा है। परिभाषा याद रखने का एकमात्र तरीका है उनके मूल शब्द को पकड़ लो, आसानी से आपको याद हो जाएगी। अगर मूल शब्द को नहीं पकड़े तो पूरी लाइन रटने की कोशिश करेंगे तो संभव कम ही हो पाएगा मेरे ख्याल से। और अगर आप बहुत ज़्यादा टैलेंट हो तो फिर इसको कर सकते हो। केटी साहा ने कहा कि बाहरी अलंकरण से युक्त एक खूबसूरत परिधान है। केटी साहा ने कहा कि ये एक अतिरिक्त कर्मकांडी है। केटी साहा ने कहा कि अतिरिक्त कर्मकांडी है, ये अतिरिक्त कर्मकांडी है। इसके साथ केटी साहा ने ये भी कहा है कि ये एक ऐसा चेक है, एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान, एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है, बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। अगर बैंक चाहती है तो उसका भुगतान कर सकती है और अगर बैंक नहीं चाहती है तो उसका भुगतान किया जाना संभव नहीं है। तो केटी साहा ने क्या कहा? एक बाहरी अलंकरण से युक्त खूबसूरत परिधान है, अतिरिक्त कर्मकांडी है। ये कई बार पूछा गया सवाल है अतिरिक्त कर्मकांडी वाला। और केटी साहा ने ये कहा कि एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर करता है। इसके सिवाय हम बात करते हैं केसी विहिर की। केसी विहिर ने भी इसकी आलोचना की। केसी विहिर ने कहा
कि ये लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। नीति निर्देशक क्या है? लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। इसके अंदर सिर्फ लक्ष्य और आकांक्षाएं उनकी घोषणा की गई है, इनको लागू करने के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। तो केसी बहिर ने कहा है कि लक्ष्य और आकांक्षाओं का मात्र घोषणा पत्र है, इसको लागू करने के बारे में इसमें कोई बात नहीं हुई है। टीटी कृष्णमाचारी ने भी इसकी आलोचना की है। टीटी कृष्णमाचारी ने कहा है कि ये एक भावनाओं का कूड़ा घर है, जिसके अंदर सिर्फ भावनाएं लिखी गई है। ये भावनाओं का कूड़ा घर है, कचरा पात्र है, भावनाओं का कूड़ा घर है, जिसके अंदर मात्र भावनाएं लिखी गई है। कोई ठोस प्रावधान है या तथ्यात्मक जो चीजें हैं वो इसके अंदर नहीं लिखी हुई। इसके अंदर केवल राज्य की भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई है। नसीरुद्दीन शाह ने भी इसकी आलोचना की है। नसीरुद्दीन शाह ने इसकी आलोचना की और नसीरुद्दीन शाह ने कहा है कि ये नव वर्ष के प्रथम दिन का किया वादा है। नव वर्ष के प्रथम दिन का संकल्प है जो दूसरी जनवरी को तोड़ दिया जाता है, जो दूसरी जनवरी को तोड़ दिया जाता है। मतलब ये सिर्फ एक ऐसा वादा है जो सिर्फ वादा ही है, ये एक दिन चलता है और दूसरे दिन इसको तोड़ दिया जाता है। यह नव वर्ष के प्रथम दिन का संकल्प है जो दूसरी जनवरी को तोड़ दिया जाता है। यह इनकी आलोचनाएं की जाती है। तो सामान्यतः हमने इसकी चर्चा की कि ये नीति निर्देशक तत्व है क्या और इनकी जो महिमा की जाती है वो कैसे और जिनकी आलोचना की जाती है वो किस प्रकार की। तो एक एक बार इसको आप थोड़ा सा नोट डाल करके लिख दीजिए। मैं सारांश के रूप में और नोट के रूप में तथ्यात्मक चीज़ें ही लिखवा रहा हूँ। और छोटा सा निवेदन ये है कि अगर आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि अगला वीडियो वो आप तक पहुँच जाए और ज़्यादा संख्या हो तो मुझे भी इसमें थोड़ा सा मोटिव मिलता है कि देखने वालों की संख्या ठीक ठाक है तो मैं इसे कंटिन्यू करता रहूँ। थैंक यू, धन्यवाद।